काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुश्किलें तो तोड़ने दो, हौसले में अभी भी जान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं मिथिलेश, आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और कल का यूपीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आपने देख लिया होगा। अभी तक मैंने सीडीपी के टोटल 25 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और ईवीएस के 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और दूसरी सीरीज में हमारा जो भी स्टूडेंट्स बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीएस और साइंस का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जीएस के अभी तक टोटल 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यह हमारा 2018 का यूपीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संकार्य है संज्ञानात्मक सकार्य है। ऑप्शन बी, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संज्ञानात्मक सकार्य। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब संज्ञानात्मक जिसका विकास होगा फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोलन ने फ्रेंड्स सूझबूझ के सिद्धांत इन्होंने दिए थे, सूझबूझ के सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यदि आप कोई भी नई भाषा सीखना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना फ्रेंड्स? आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अक्षरों का मतलब लेटर्स और वर्ड्स के मध्य जो साहचर्य होता है उससे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, वाक्यों के निर्माण से, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं उससे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, मतलब उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं या होते हैं? समावेशी कक्षा का मतलब होता है फ्रेंड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, इसमें हम डिसेबल बच्चे जो होते हैं, डिफरेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, या फिर जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, जो किसी प्रकार के विकार से ग्रसित हैं, और जो सामान्य बच्चे हैं, हम सबको एक साथ रख के शिक्षा या एजुकेशन देते हैं, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन नंबर सी, केवल सामान्य छात्र। ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषी और प्रतिभाषी छात्र। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में हम सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों लेके चलेंगे फ्रेंड्स। सामान्य का मतलब जनरल स्टूडेंट जो हो गए हमारे, और दूसरे जो विशिष्ट वाले हो गए डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे जो हो गए, किसी भी विकार से ग्रसित, जैसे कोई बच्चा विकलांग है, या कोई बच्चा किसी भी विकार से, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है। इन सभी को एक साथ लेके हमको पढ़ाना है, सबको एक साथ एजुकेशन देनी है, सामान्य बच्चों को भी, और जो विकार से ग्रसित हैं या विशिष्ट छात्र हैं उन्हें भी एक साथ लेके चलना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? फ्रेंड्स, गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो गणित से संबंधित, मैथ से रिलेटेड जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसको कौन सा पद आपका जो है परिभाषित करता है? आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर बी पठन दोष, ऑप्शन नंबर सी गणना दोष, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं का मतलब नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर गणित से संबंधित, तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, गणित से संबंधित है तो क्या होगा, गणना से ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, गणित से संबंधित जो अधिगम विकार होता है उसको क्या कहते हैं, गणना संबंधी दोष कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, गणना दोष, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकैलिकुलिया, ठीक है। गणित से संबंधित जो विकार होता है उसको हम बोलते हैं डिसकैलिकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेशन से बना हुआ है, डिस का मतलब विकार, ठीक है, डिस का मतलब विकार, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो आप करते हैं, कैलकुलिया हो गया, वो कैलकुलेशन हो गया, डिस का मतलब विकार, मतलब कैलकुलेशन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे गणना दोष या डिसकैलिकुलिया बोलते हैं। बच्चा गणितीय संकलन या समाकलन, गणितीय कोई भी चीजें नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, गणना दोष से संबंधित विकार को डिसकैलिकुलिया कहा जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाई आती है फ्रेंड्स, उनमें जो है, जो संक्रिया होती है, गणितीय संक्रियाएं दी रहती हैं, उनके चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, दिशा के ज्ञान का अभाव उनमें होता है, इन सब चीजों को करने में वो क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, समावेशीकरण का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। हमको डिसेबल्ड और जनरल बोथ टाइप के स्टूडेंट्स को एक साथ लेके हमें चलना होता है। हमको किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो डिसेबल्ड हो या फिर जनरल हो, उन्हें कास्ट, क्रीड एवं कलर के बेस पे हमको उनको डिफरेंट नहीं करना है, उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो हिंदी में ही है, बट इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के लिए इसको देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ हो, क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट जो हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी इस प्रैक्टिस सेट को कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लेके चल रहा हूँ इसे। समावेशीकरण का मतलब आपका हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए समावेशीकरण की जो सफलता है, इसके लिए क्या आवश्यक है, आप बताएं। ऑप्शन नंबर ए क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी संवेदनशीलता। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या होगा? सेंसिटिवनेस जो होती है, संवेदनशीलता होती है फ्रेंड्स। समावेशीकरण के लिए संवेदनशीलता बहुत ही अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। संवेदनशीलता जो होती है, सेंसिटिवनेस जो होती है, समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी तक ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें खुद से भी आंसर लगाते रहें, आप अपना एनालिसिस करते भी रहें कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें करेक्ट बन रहे हैं। अगर कम भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके बीच में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं लेके आता रहूँगा। आपका डे बाय डे इम्प्रूवमेंट बेस्ट होगा। आप सीडीपी में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का मतलब होता है इमोशंस। कौन सा एलिमेंट जो है इमोशंस का जो है एलिमेंट नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इमोशन का नहीं है, मतलब संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए
व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेदी। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, जो कि संवेग का तत्व नहीं है, इमोशंस का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या संवेदी। संवेदी जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो कि संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का जो है इमोशंस का तत्व कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, पहला आपका हो गया व्यवहार या व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक। ये तीनों तत्व किसके हैं, संवेग के हैं, इमोशंस के हैं, और संवेदी जो है ये नहीं है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, ऑप्शन ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। संज्ञानात्मक का जो क्षेत्र है, कॉग्निटिव का जो एरिया फ्रेंड्स, उसका सही क्रम क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी चीज को जानते हैं उसको क्या पहले ज्ञान लेते हैं या अनुप्रयोग करते हैं या फिर अवबोध आपको होता है या विश्लेषण होता है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, सबसे पहले आप मूल्यांकन करते हैं, नहीं करते हैं। संश्लेषण, ये तो बाद की प्रक्रिया है। विश्लेषण भी वैसा ही है। अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। अवबोध आपको किसी ज्ञान को तो पहले जानकारी हो, उसके बाद तो आप अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। फ्रेंड्स यह आपका करेक्ट है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे पहले आपको ज्ञान हो, किसी चीज का ज्ञान हो, नॉलेज हो, फिर उसके बाद अवबोध, ज्ञान अवबोध आपका हो गया, उसके बाद अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, फिर उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे, उसका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। लास्ट में इवैल्यूएशन आपका आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ज्ञान आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। गुड टीचिंग जो होती है या बेस्ट टीचिंग जो होती है फ्रेंड्स, उसकी जो कौन सी क्वालिटी इसमें से नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन सा जो एलिमेंट है इसमें अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं बता रहा है, उसको आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स आप बताएं आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि क्या, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब हो गया आपका जब मन कर रहा है तब आप कार्य कर रहे हैं, आपको अपने मन से कार्य नहीं करना है। आपका पढ़ने का मन, पढ़ाया जा रहा क्लास में, आपका मन है कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार यह क्या होगा, अच्छे शिक्षण की या क्वालिटी या विशेषता नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी हर्जबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा जो होती है उसका प्रत्याशा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी जो है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है, एक्सपेक्ट जो आप करते हैं उसी से बना एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम के द्वारा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखें। और किस ईयर में दिया फ्रेंड्स, ईयर में लिख दे रहा हूँ, कौन सा है, 1964, मतलब 1964 में इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत इन्होंने दिया, जो कि किसके द्वारा दिया गया, विक्टर ब्रूम के द्वारा गया। कब दिया गया, 1964 में दिया गया। ईयर आप लोग नोट कर लें, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है? सूचना प्रक्रियाकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। सूचना प्रक्रियाकरण अग्रिम व्यवस्थापक का प्रतिमान किसने इसको दिया फ्रेंड्स? किसने विकसित किया? इसे डेविड आशुबेल ने विकसित किया। किसने किया? डेविड आशुबेल ने इसे विकसित किया। इसका उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? जो अग्रिम व्यवस्थापक का प्रतिमान है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है प्रत्ययों तथा तथ्यों को बोध करना, छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना, प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना छात्रों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौशलों के स्थानांतरण, जो स्किल का ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, स्किल्स का ट्रांसफर कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी साखीय अभिक्रम, ऑप्शन डी तैयारी और अर्जन। फ्रेंड्स, आप इसमें बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या? साखीय अभिक्रम। साखीय अभिक्रम जो कि स्किल के ट्रांसफर के क्या होता है फ्रेंड्स? स्किल्स के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? साखीय अभिक्रम। इसका प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड्स? इसका प्रतिपादन नॉर्मन ए क्राउडर ने किया। किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर। कौशलों का स्थानांतरण जो है साखीय अभिक्रम के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। इससे क्या फायदा मिलता है फ्रेंड्स? इसमें जो होती है अपनी त्रुटियां का स्वयं निदान करने का जो अवसर मिलता है इसमें, कि आप जो त्रुटि कर रहे हो आप उसमें स्वयं निदान कर पाएं, सही उत्तर का चुनाव कर पाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं उनके तक यह वीडियो पहुंच पाए फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? टीचिंग का कौन सा फार्मूला इनमें से नहीं है फ्रेंड्स? आप इस विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है? निगमन से आगमन की ओर। यह क्या है फ्रेंड्स? यह एक शिक्षण विधि है, शिक्षण का सूत्र नहीं है, बल्कि क्या है? निगमन से आगमन की ओर क्या है? शिक्षण विधि है। बाकी ऊपर आपके दिए गए हैं कौन से? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। ये क्या है? शिक्षण टीचिंग का जो क्या है? फॉर्मूला सूत्र है। बाकी निगमन से आगमन की ओर यह क्या? शिक्षण विधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रो टीचिंग। इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग साइकिल सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, इसका प्रथम चरण क्या होता है? इसमें आपका प्रथम चरण जो होता है ऑप्शन नंबर सी है, योजना बनाना। क्योंकि आप टीचिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले आप किस टॉपिक पे क्या पढ़ाना है आप उसकी योजना बनाएंगे। ठीक, तो आपका इसका जो क्रम है, सबसे पहला क्रम आप पाठ की योजना बनाएंगे। ठीक है, लेसन प्लान करेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है।
दूसरा आपका आता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग करेंगे, आप क्लास में जाके पढ़ाएंगे योजना बनाने के बाद। तीसरा आपका चरण है आलोचना, अब उसमें आलोचनाएं होंगी आपके, क्या चीजें इसमें गलत पढ़ाया, क्या सही पढ़ाया, कैसे किया, तो आपका क्रिटिसिज्म आता है थर्ड नंबर पे। चौथा जो आपका हो गया पुनः पाठ निर्माण, अब उसमें क्रिटिसिज्म हो गया, आलोचना हो गई, तो चौथा आपका आया पुनः पाठ निर्माण, आप दोबारा रिक्रिएट करेंगे लेसन को, रीप्लान करेंगे, पुनः पाठ का निर्माण करेंगे, ठीक। पांचवा आपका आता है पुनः शिक्षण, पुनः निर्माण करने के बाद आप पुनः शिक्षण भी करेंगे, रीटीचिंग करेंगे आप। छठा आपका आ गया, उसके बाद फिर से पुनः आलोचना होगी आपकी, मतलब री क्रिटिसिज्म आपका उसमें दोबारा आएगा। तो फ्रेंड्स आपका सीरियल वाइज क्या बन गया, पहला प्लान योजना, पाठ का प्लान करेंगे, पाठ योजना, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा आलोचना, चौथा पुनः पाठ निर्माण, पांचवा आपका पुनः शिक्षण, छठा आपका हो गया पुनः आलोचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी जो अवधि होती है फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग कितनी होती है, 36 मिनट की होती है, कितनी होती है, 36 मिनट, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की अवधि जो होती है कितनी होती है, 36 मिनट की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना, ऑप्शन डी अन्वेषण। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, जो खोज करते हैं आप, अन्वेषण करते हैं, उसका मतलब हो गया अन्वेषण। इसके अन्य भी चरण है अवबोध स्तर के, कौन कौन से हैं, पहला हो गया आपका अन्वेषण, दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, तीसरा आपका हो गया आत्मीकरण या परिपाक, चौथा आपका हो गया वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब होगा, ऑप्शन नंबर ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ऑप्शन टू स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ऑप्शन थ्री अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है 1, 2 और 3, मतलब ये तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों आपके करेक्ट हैं। शैक्षिक सुधारों के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण कौन सा होगा फ्रेंड्स, जब इसमें खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े तब होगा, स्थानीय संदर्भ की व्यक्ति उपलब्ध भी हो, तीसरा आपका हो गया अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इस प्रकार आप शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा दे सकते हैं। फ्रेंड्स आपके इसमें टोटल 30 क्वेश्चन ही कवर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप मैं प्रत्येक ऑप्शंस को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो आपके लगभग 60-70 क्वेश्चन भी आपके इसमें बन जा रहे हैं, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, मतलब कौन सी ऐसी संवेदना होगी, कौन सा ऐसा सेंसेशन होगा, संवेदना का मतलब सेंसेशन, किसके द्वारा वह क्या करेगा, वह अनुभव कर पाया कि हमें कोई बुला रहा है। ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षण संवेदना। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई बालक पढ़ रहा है या आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको पीछे से बुला रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे, कौन सी संवेदना, कौन सा सेंसेशन आपके शरीर में होगा कि आप समझ पाएंगे कि हमें कोई बुला रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या, ध्वनि संवेदना, मतलब ध्वनि संवेदना का मतलब साउंड सेंसेशन, साउंड के द्वारा, साउंड के सेंसेशन के द्वारा, ध्वनि संवेदना के द्वारा आप समझ पा रहे हैं कि हमें कोई पीछे से बुला रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और फ्रेंड्स प्राक संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
इसको आप हिंदी में ना याद करके इंग्लिश में याद करें, ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश में नाम तो एक ही होता है, बट हिंदी में जो होता है इसके नाम बदलते भी रहते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। प्राक का मतलब प्री, संक्रियात्मक का मतलब हो गया ऑपरेशनल, अवस्था का मतलब हो गया स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी बन गई। इसकी अवधि क्या है, इसको मैंने एक्सप्लेन में पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में, कि जो जीन पियाजे की बौद्धिक अवस्था है उसके आधार पर इन्होंने कितने आधार पर इसके विभाजन इन्होंने किए हैं, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी याद कराए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं SPCF। एस से आपका क्या हो गया सेंसरी मोटर, पी से क्या हो गया प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, एफ से फर्मल ऑपरेशनल। इस प्रकार आपका इसमें करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या बनेगा, आप लोग बताएं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशन की अवधि क्या है, इसमें अवधि पूछ रहा है, तो इसमें जो चारों अवस्थाएं उनमें से भी किसी की भी एक अवधि या स्टेज पूछ सकता है, तो आप बताएं जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था वो कौन सी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, ऑप्शन डी 5 से 7 साल। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। फ्रेंड्स जीन पियाजे की जो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में याद कराया था, कौन कौन सा, SPCF। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, एफ से फर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर की जो स्टेज होती है फ्रेंड्स कब होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं सेंसरी मोटर को संवेदी क्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर का मतलब संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि पूछा गया है, तो 2 साल से 7 साल तक क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है फ्रेंड्स। तीसरा आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो क्या होती है 7 से 11 वर्ष होती है। कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष। फर्मल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, औपचारिक संक्रिया अवस्था, यह कब से कब तक होती है फ्रेंड्स, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमारी प्रीवियस भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, अब बताएं आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है भविष्य की योजना की सूझबूझ, जो कि बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। और नीचे के जो 3 ऑप्शन है क्या है, बौद्धिक विकास की विशेषता है, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास का जो क्या है विशेषता है, कौन कौन से, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। इसमें निगेटिव पूछा हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव है, जो कि क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। फ्रेंड्स इनमें जो साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं। भाषा विकास जो कि भाषा के बारे में इन्होंने खोज की, इन्होंने भाषा के बारे में बताया, कौन से वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी मास्लो। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर
सी होगा जो कि क्या है, चॉम्स्की। इनका पूरा नाम नॉम्स चॉम्स्की है, नॉम्स चॉम्स्की। या क्या थे फ्रेंड्स, एक भाषा वैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने भाषा विज्ञान के, भाषा विकास के धनात्मक पहलू के बारे में इन्होंने अधिक बल दिया। इस पर, भाषा के धनात्मक पहलू पर इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा बल दिया फ्रेंड्स। जिससे क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, इससे भाषा विकास के जो धनात्मक पहलू पर इन्होंने बल दिया, इसकी खोज की, इसका यह फायदा होता है बालकों पर या बच्चों पर फ्रेंड्स। इससे बच्चे जो होते हैं वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने में क्या होता है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है फ्रेंड्स। इनमें क्या होता है, वाक्य विन्यास के जो नियम होते हैं वाक्य विन्यास के, उनको, उन नियमों को सीखने में क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को शीर्षक से सिद्ध किया। किस शीर्षक से सिद्ध किया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निटिव, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग मतलब संज्ञानात्मक अधिगम। ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, जो लर्निंग के क्या होता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है उससे। या फिर ऑप्शन नंबर सी संकेत अधिगम, इंडिकेट लर्निंग जो हो जाती है आपकी स्थान अधिगम। आपका ऑप्शन डी है जो कि क्या है, स्थान अधिगम। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया फ्रेंड्स? इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल, जो ट्रायल एंड एरर होती हैं लर्निंग के, इस शीर्षक से इन्होंने क्या किया, सिद्ध किया फ्रेंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था का मतलब होता है गैंग एज। गैंग एज कब होती है फ्रेंड्स, या किस आयु वर्ग के विलंब विकास से होती है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। ऑप्शन बी 3 to 6 ईयर, 6 वर्ष एवं भाषा। सी आपका ऑप्शन 8 to 10 ईयर और समाजीकरण। आपका डी हो गया 16 to 19 ईयर एवं संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड्स आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का गिरोह अवस्था जो होती है किस आयु वर्ग विलंब विकास से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। गैंग एज फ्रेंड्स जो होती है समाजीकरण से संबंधित होती है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। बालक जब 8 से 10 वर्ष का होता है, इस वर्ष में बालक अपने गैंग का, अपने दोस्त यार जो उनके समूह होते हैं, जो भी दोस्त यार उनके होते हैं, लौंडे लफाड़े, इनके क्या हो जाता है, दोस्त बन जाता है। इनका सक्रिय एक एक्टिव मेंबर रहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्या हो गया, गैंग एज इसे बोली जाएगी। इसमें वह अपने फ्रेंड्स का, अपने ग्रुप का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो कि यह आयु जो होती है किशोरावस्था का चरम स्टेज होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार वह क्या होता है, 10 वर्ष से स्टार्ट होते होते आगे बढ़ता है, तो उसपे क्या हो जाता है, किशोरावस्था का यह चरम स्तर पर यह पहुंच जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार क्या हो गया, गिरोह अवस्था या गैंग एज जो होती है सोशलाइजेशन से रिलेटेड होती है, समाजीकरण से संबंधित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे। पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, जिसमें से एक विशेष है कौन, पियाजे। यहाँ से क्वेश्चन 2-4 नंबर जरूरी आता था। आइए इसके पहले भी एक क्वेश्चन जीन पियाजे से आया हुआ था, उसे आपने देखा, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया था इनके स्टेजेस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी तृतीय अवस्था कौन सी है? वहां पे क्या पूछा था, द्वितीय अवस्था, यहाँ पे आपका तृतीय अवस्था पूछा। जैसा कि हमने बताया भी था, इनके स्टेजेस से आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वहां पे आपके द्वितीय अवस्था पूछा, यहाँ पे तृतीय अवस्था। तो आप बताएं, जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको हम फॉर्मल स्टेज बोलते हैं। ऑप्शन बी पूर्व संक्रिया अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रिया अवस्था। ऑप्शन नंबर डी संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसको या फिर बोल सकते हैं संवेगात्मक अवस्था।
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, जो कि थर्ड स्टेज है जीन पियाजे की, कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या, मूर्त संक्रिय अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SPCF। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसके स्टेजेस के बारे में भी मैंने ऊपर भी वर्णन किया, डिटेल में एक्सप्लेन भी किया फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, विषय वस्तु का स्वरूप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य का मतलब होता है सोशल वैल्यू, कौन सी है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या, सहायता परक व्यवहार, जो हेल्पिंग बिहेवियर आपके होते हैं वह हो गया फ्रेंड्स सामाजिक मूल्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्च अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी मानसिक वृत्ति, ऑप्शन डी कार्यात्मक स्थिरता। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वतः शोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एबिंगहास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। सीखने का के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन फ्रेंड्स किसका है? यह कथन जो गेट्स व अन्य का है, किसका है? गेट्स व अन्य का है। किसका? गेट्स व अन्य, बल्कि इसमें ऑप्शन गेट्स दिया नहीं है, इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा थानडाइक के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी तत्परता का नियम। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा ऐसा नियम है जो क्या है, थानडाइक के अधिगम नियमों प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, जो कि क्या है, थानडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में यह शामिल नहीं है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। बिहेवियर जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन बी नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी चिन्ह अनुबंधन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, नैमित्तिक अनुबंधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ऑप्शन बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन सी अधिगम प्राणी की आवृत्ति है, ऑप्शन डी अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है फ्रेंड्स, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं फ्रेंड्स?
अधिगम जो होता है लर्निंग उद्देश्य से पूर्ण होता है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया होती है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम जो लर्निंग होती है, बिहेवियर में जो चेंजिंग आती है, उसे कहा जाता है। इस प्रकार आपके ये क्या हो गई, इनकी विशेषताएं हो गई, लर्निंग की क्वालिटीज हो गई, लर्निंग की विशेषताएं हो गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।